everyone. Today we will discuss the solutions of BZY-CT 133 और हम इसका दिसंबर 24 वाला पेपर डिस्कस करेंगे बेटा. इससे पहले के पेपर्स ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है. So the first question is define the following term diphydentation. So diphydentation का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो होते हैं वो टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं. एक हमारे मिल्क टीथ होते हैं और एक हमारे परमानेंट टीथ होते हैं. तो क्योंकि हमारे लाइफ पीरियड में हमारे पास टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं तो उस कंडीशन को बोल देते हैं बेटा डाइफाइडेंटेशन. Mammals have two sets of teeth during their lifetime. The dentition in which two sets of teeth are formed during the life term is known as diphyident type of dentation. In this condition, one set of teeth appears early और फिर बाद में हमारे मिल्क टीथ शेड हो जाते हैं और बाद में आके आ जाते हैं हमारे पास परमानेंट टीथ. ठीक है. नेक्स्ट टर्म पे आएंगे बेटा. नेक्स्ट टर्म हमारी है एकोलेशन. एकोलेशन का मतलब क्या होता है कि देखो सबसे पहले क्या होता है, एक तो टर्म होती है एको. एको मतलब वहाँ आवाज गई और रिफ्लेक्ट होके वापस आई. ठीक है. अब ये एकोलेशन जो हो रहा है ना वो ज्यादातर हो रहा है बैट्स के केस में या पोपोइसिस के केस में. उनमें क्या होता है, उनकी जो आवाज होती है सबसे पहले दे प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव. मतलब कि वो हमारे को ऑडिबल नहीं है. इट इज नॉट ऑडिबल टू अस. ठीक है. उनकी जो आवाज़ है हमें तो हमारे लिए ऑडिबल नहीं है, हमारी रेंज से बाहर है. बट मान लो ये एक बैट है, इसने कोई स्क्वीक्स प्रोड्यूस करी. अब वो स्क्वीक जहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी. ठीक है. तो एक तरीके की इको हो गई क्योंकि आवाज़ जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आके सुना रही है. तो ये जो इको प्रोड्यूस हुई उसके आवाज़ से उसको हेल्प करेगी अपने फूड को, प्रे को डिटेक्ट करने में या फिर प्रे से बचने के लिए या फूड को डिटेक्ट करने में. So basically, it is a technique used by bats, dolphins, and other animals to determine the location of object using reflected sounds. तो reflected sound को use करके बेटा ये जो है वो location का पता करते हैं. अब क्योंकि ये location का पता कर रहे हैं अपनी आवाज़ की echo से, इसीलिए इस process को हमने क्या बोल दिया, echolation. This allows the animal to move around in pitch darkness so that they can navigate, hunt, identify friends and enemies, and avoid obstacles. तो ये easily navigate कर सकते हैं, move कर सकते हैं, कहीं पे कोई obstruction है वो इनको पता चल सकती है. उसके अलावा ये अपने प्रे से बच सकते हैं, एनिमी से बच सकते हैं, फूड डिटेक्ट कर सकते हैं. डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स यूज एकोलेशन बाय एमिटिंग हाई पिच्ड क्लिकिंग साउंड्स. द बैट परसीव ऑब्जेक्ट्स बाय एमिटिंग साउंड वेव्स. बैट्स क्या करते हैं, साउंड वेव्स एमिट करते हैं विच आर रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट एज एकोज. और बाद में वो आवाज जब रिफ्लेक्ट होकर बैट के ईयर तक आएगी तो वो उसकी इंटेंसिटी के बेसिस पे, उसके लाउडनेस के बेसिस पे वो डिटेक्ट कर सकता है कि आवाज कितनी दूर से या किस डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होकर आई है. नेक्स्ट टर्म है पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा किसी भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होना. एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होना किससे, अनफर्टिलाइज्ड एग से. नॉर्मली क्या होता है कि एग जो है और स्पर्म जो है वो कंबाइन करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनते हैं और जाइगोट डेवलप होते हैं एम्ब्रियो में. लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन ना हो, अगर एग ही सीधा सीधा एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस. तो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग और फ्रॉम एग इन विच द मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई फेल टू यूनाइट फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन. मतलब कि अगर मेनली तो हम ये बोलते हैं कि अनफर्टिलाइज एग जो है वो डेवलप हो गया एम्ब्रियो में. कभी कभी क्या होता है एग और स्पर्म कंबाइन तो हुए बट वो फर्टिलाइज नहीं हो पाए, फ्यूज नहीं हो पाए. द प्रोजेनीज ड्यू टू पार्थेनोजेनेसिस आर एसेंशियली क्लोन्स एंड कुड बी प्रोपगेटेड एज कैटेगराइज्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अगर क्योंकि एग ही एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है तो मतलब एक तरीके से सिंगल पेरेंट ही डेवलप कर रहे हैं ऑफस्प्रिंग को, तो हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं. जो एम्ब्रियो होगा वो एग्जैक्टली और या फिर मोर और लेस सेम होगा जो एग वाला ऑर्गेनिज्म है उससे. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा पेसमेकर. पेसमेकर कहाँ पे होता है, हार्ट में. हमें पता है पेसमेकर क्या करता है, पेसमेकर करता है हमारे हार्ट बीट को एम्पलीफाई करता है. सो द एक्साइटेशन टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम इज साइनो ऑरिकुलर नोड. तो जो हमारा नेचुरल पेसमेकर है, नेचुरल पेसमेकर, जो हमारा नेचुरल पेसमेकर है कौन सा है बेटा, ऐसे साइनो ऑरिकुलर एंड साइनो ऑरिकुलर नोड या साइनो एट्रियल नोड, ये हमारा नेचुरल पेसमेकर है. ये क्या करता है कि यहाँ पे जब नर्व इम्पल्स जनरेट होता है तो उसकी वजह से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो शुरू हो जाती है. और जो पेसमेकर सर्जरी में डलता है वो तब डलता है अगर किसी का ऐसे नोड जो है वो वीकन अप होना शुरू हो जाए. ठीक है. This is also called the pacemaker या myogenic center of the heart. Pacemaker initiates the wave of contraction that is rhythmic heartbeat that spread across the heart.
तो हमें बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जो एसए नोड है, एसए नोड पे बेसिकली वेव जनरेट हो रही है, ये कहाँ ट्रैवल होती है? एवी नोड में। एवी नोड से ये जाती है बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस के बाद जाएगी बेटा ये पुरकिंजे फाइबर्स, यहाँ पे लिख देती हूँ, पुरकिंजे, सॉरी, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे नोड में हार्ट बीट जनरेट होती है, फिर वो ट्रांसमिट होगी एवी नोड, फिर पुरकिंजे सॉरी बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर। इस तरीके से जो नर्व इम्पल्स था, जिससे एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन या हार्ट बीट इनिशिएट हुई, वो पूरे हार्ट में ट्रैवल करेगी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? रिंग्स। द बॉडी ऑफ बोनी फिशेस के ऊपर जो स्केल्स होते हैं उनको बोलते हैं टेनॉइड स्केल। स्पेसिफिसिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सेल्स, सेल्स एक दूसरे से जो इंटरेक्ट करते हैं वो एक स्पेसिफिक मैनर में करते हैं, उसको हम बोल देते हैं सेल रिकॉग्निशन। इन द चिक एग द साइटोप्लाज्मिक डिस्क विद द न्यूक्लियस एट एनिमल पोल। तो अगर हम चिक सेल की जब डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है, सो एक तरफ पे जो डिस्क बन रही होती है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? ब्लास्टोडिस्क। ठीक है, सो इट इज अ साइटोप्लाज्मिक डिस्क विद अ न्यूक्लियस एट द एनिमल पोल। एनिमल पोल पे होती है और यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। Moving on to the next question, differentiate between ovoparity, viviparity, holoblastic या meroblastic cleavage, procellus या amphicillus vertebrata। तो आ जाते हैं सबसे पहले ओविपैरिटी वीवीपैरिटी। आई थिंक ये वाली टर्म आप सब बच्चों के लिए कंपैरेटिवली इजी होगी, क्योंकि हम सब ने पढ़ा हुआ है कि ओविपैरस ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वो जो एग ले करते हैं। और विवीपैरस कौन से होते हैं? जो विच गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, सो बेसिकली ओविपैरिटी इन्वॉल्व्स द लेइंग ऑफ एग्स। तो मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो एग ले कर रहे हैं, वेयर द एम्ब्रियो डेवलप आउटसाइड द मदर्स बॉडी, वाइल विविपैरिटी के अंदर क्या होता है कि दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। ओविपैरिटी में एग लेइंग है, एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग। फर्टिलाइज एग, याद रखना फर्टिलाइज एग ले कर रहे हैं। एक्सटर्नल डेवलपमेंट, एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप होता है आउटसाइड द मदर बॉडी। ऑब्वियसली एग फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद एग बॉडी के बाहर है, तो जो एग के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट था उसकी डेवलपमेंट भी आउटसाइड मदर्स बॉडी हो रही है। वेयरएज विविपैरिटी में क्या होगा? जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी वो कहाँ पे होगी? इनसाइड द मदर बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल में बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फिबियंस और बहुत सारे इंसेक्ट्स। विविपैरिटी में एनिमल रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो इनसाइड द मदर्स बॉडी होती है। एग्जाम्पल में मैमल्स हैं, कुछ फिशेज और कुछ एम्फिबियंस हैं। In essence, oviparous animals lay eggs while viviparous give birth to young one, with the embryo developing either outside, that is viviparous, or inside, that is viviparous, in the mother's body. तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। ठीक है, सो देर इज वन मोर डिफरेंस। अगर आप चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट टू डू मोर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो ओवी पैरस है उनके अंदर जो एग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लेकिन वीवी पैरस के अंदर जो नंबर ऑफ एग्स है वो कम प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? क्लीवेज का मतलब होता है, जैसे हमें पता है कि एग और स्पर्म कंबाइन हुए एक सिंगल सेल बनेगा जाइगोट। अब ये जाइगोट धीरे धीरे करके डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, ब्लास्टुला, फिर मोरुला, ऐसे और स्टेजेस में ये धीरे धीरे डिवाइड होता रहेगा। तो ये जो सेल डिवीजन है ना बेटा, जो इतनी सारी सेल डिवीजन चल रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं? क्लीवेज। अब वो जो क्लीवेज है उसके टाइप्स हो सकते हैं। कभी कभी वो क्लीवेज कंप्लीट क्लीवेज होती है, मतलब सारे सेल्स जितने भी हैं वो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, और कभी कभी वो क्लीवेज इनकम्प्लीट होती है। होलोब्लास्टिक डिवीजन वेयर द एंटायर एम्ब्रियो डिवाइड्स टू फॉर्म स्मॉलर सेल इज सीन इन फ्रॉग एंड मैमल। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज कौन सी है बेटा? कंप्लीट क्लीवेज, जहाँ पे कंप्लीट क्लीवेज का मतलब हुआ कि यहाँ पे सारे सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके छोटे सेल्स बनाते जा रहे हैं। ठीक है, मीरोब्लास्टिक डिविजन पैटर्न ऑफ डिविजन वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स एंड द रेस्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो एज सीन इन चिक। अब मीरोब्लास्टिक में क्या होता है? इनकम्प्लीट क्लीवेज होती है। इनकम्प्लीट क्लीवेज के अंदर सिर्फ पार्ट ऑफ एग जो है, सिर्फ एग का एक पार्ट जो है ना, वहाँ पे सेल डिवीजन हमें देखने के लिए मिलेगी। दूसरे पार्ट में ना बेटा साइटोप्लाज्म, आप या फिर बोल सकते हो कि एग योक प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ना जैसे जैसे योग का अमाउंट बढ़ता रहता है, जहाँ पे योग बढ़ेगा ना वहाँ पे जो क्लीवेज है, जो सेल डिवीजन है ना, वो कम होती रहेगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो बेसिकली होलोब्लास्ट, अब जैसे मैंने बोला कि जहाँ पे योग ज्यादा है वहां पे क्लीवेज क्या होगी बेटा? कम होगी। तो अब सोचो, जहाँ पे होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रही है, जहाँ पे कंप्लीट क्लीवेज हो रही है, वहां पे क्या है? थ्रू आउट जो योग का अमाउंट है वो बहुत
कम है या हम कहेंगे है ही नहीं, ठीक है। सो बेसिकली इनकी पोजीशन होती है आइसोलेसिथल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। योक, योक एब्सेंट होता है या बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मीजोलेसिथल या मॉडरेटली टीलोलेसिथल होते हैं ये। क्लीवेज रेडियल भी हो सकती है, बायलेटरल या रोटेशनल भी हो सकती है, रेडियल मतलब ये प्लेन्स ऑफ डिवीजन है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो कंप्लीट क्लीवेज है, ये उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है जिनके अंदर योग जो होता है वो या तो एब्सेंट होता है या बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। प्लस आप यहाँ से इसके एग्जाम्पल्स कर सकते हो। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर क्या होगा, हाईली टीलोलेसिथल मतलब कि बहुत ज़्यादा डेंस योग होता है। सेंट्रोलेसिथल योग होता है मतलब कि जो योग प्रेजेंट है वो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में। अगर योग सेंटर में है तो सेल डिवीजन हमें पेरिफेरी में नजर आएगी, तो उसलिए हम उसको बोल देते हैं सुपरफिशियल है, ठीक है। और क्लीवेज जो होती है, क्लीवेज की अगर टाइप मतलब पैटर्न किस प्लेन में डिवीजन हो रही है। अगर सेंट्रोलेसिथल योग है तो डिवीजन हो रही है सुपरफिशियल आसपास। अगर हाईली टीलोलेसिथल है मतलब बहुत ज्यादा डेंस योग है तो बायलेटरल या डिस्कॉइडल होती है। और ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एक और मैंने पिक्चर अटैच करी है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो कंप्लीट डिवीजन ऑफ आइसोलेसिथल या मीसोलेसिथल, सॉरी हाँ मीजोलेसिथल। मीरोब्लास्टिक के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट क्लीवेज होती है। यहाँ पे एग्स जो होते हैं वो या तो टीलोलेसिथल होते हैं और सेंट्रोलेसिथल होते हैं। कंप्लीट क्लीवेज हो रही है, इनकम्प्लीट क्लीवेज हो रही है। क्लीवेज फरो गोज ऑल द वे थ्रू द एग। जो फरो बनता है जब डिवीजन होती है तो वो एग के बीच में से पूरा ऐसे फरो बनते हुए जाता है, ठीक है, डिवीजन होती हुई जाती है। लेकिन क्लीवेज फरो डज नॉट गो थ्रू द कंप्लीट एग इन मीरोब्लास्टिक, क्योंकि इसमें बेटा क्या होता है, जब फरो बन रहा है, मान लो ये है, यहाँ पे सेल डिवीजन हो रही है, इधर से फरो बनना शुरू होगा ना तो ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि जिस पार्ट में योक है ना वहां पे ये फरो, ये डिवीजन नहीं बन सकती। फर्टिलाइज्ड एग विद वेरी लो अमाउंट ऑफ योक अंडरगो होलोब्लास्टिक क्लीवेज। यहाँ पे होलोब्लास्टिक क्लीवेज उनमें होती है जिनमें योक बहुत कम होता है। और मीरोब्लास्टिक के अंदर, मीरोब्लास्टिक हो ही इसलिए रही है क्योंकि योग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से कंप्लीटली सेल डिवीजन नहीं हो सकती। तो यही पार्ट हमने पढ़ा कि यहाँ पे पोजिशन ऑफ योग क्या होती है, यहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होता है, और लास्ट में एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि हो सकता है कि इसके टाइप्स के बारे में भी पूछ लें। होलोब्लास्टिक में जो होता है, इट इज अ टाइप ऑफ क्लीवेज फरो बाइसेक्ट द एंटायर एग, मतलब पूरे एग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सच ए क्लीवेज में भी इक्वल और अनइक्वल। अब एक दो पार्ट में तो डिवाइड हो रहा है बट वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। जब हम बोलते हैं इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज इन माइक्रोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल, मतलब कि जिनके अंदर योग का अमाउंट या तो नहीं है या तो बहुत कम है, क्लीवेज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमेर्स ऑफ इक्वल साइज। अनइक्वल मीजोलेसिथल टीलोलेसिथल, जहाँ पे योग का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, क्लीवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमेर्स ऑफ अनइक्वल साइज। यहाँ पे जो ब्लास्टोमेर्स का साइज है वो अलग होगा, कहीं पे सेल्स छोटे होंगे और कहीं पे सेल्स बड़े होंगे। Among the blastomeres, there are mainly small size micromeres and few large size मैक्रोमेर। तो बेसिकली होलोब्लास्टिक क्लीवेज में दो टाइप की क्लीवेज होती है, इक्वल या फिर अनइक्वल, मतलब या तो सारे सेल्स इक्वल साइज के छोटे छोटे होंगे या फिर कुछ सेल्स बड़े होंगे और कुछ सेल्स छोटे होंगे। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर क्या होता है, क्लीवेज फरोज आर रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्टिव साइटोप्लाज्म फाउंड इन द एनिमल पोल। सिर्फ जहां तक साइटोप्लाज्म है, जहां तक सेल है वहां तक तो ये क्लीवेज हो रही है, लेकिन जहां पे योक आ जाता है ना वहां पे क्लीवेज नहीं होती। जैसे सुपरफिशियली होती है सेंट्रोलिसोथल में, कि अगर सेंटर में योक है तो जो क्लीवेज है वो सारी सुपरफिशियल होगी। डिस्कॉइडल क्लीवेज, सिंस द मैक्रोलेसिथल एग कंटेन प्लेंटी ऑफ योक, द साइटोप्लाज्म इज रिस्ट्रिक्टेड टू द नैरो रीजन इन द एनिमल पोल। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास योग वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म पूरे तरीके से डिवाइड नहीं हो सकता, या हम कहेंगे फरो जो है वो पूरे तरीके से नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि जो फरो है वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है एनिमल पोल पे, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक। सुपरफिशियल के अंदर सेंट्रोलिसोथल होता है, क्लीवेज जो होती है वो सिर्फ पेरिफेरी में होती है। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है बेटा प्रोसीलस और एम्फीसीलस वर्टिब्रे के बारे में। अब वर्टिब्रे की अगर बात करें तो वर्टिब्रे जो होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उनका जो सेंट्रम है, सबसे पहले तो वर्टिब्रे होता क्या है, वर्टिब्रे होता है बोन्स प्रेजेंट इन द बैकबोन। जो हमारी बैकबोन है वो बहुत सारी छोटी छोटी बोन से बनी हुई होती है, ठीक है। एंड द ईच बोन इज नोन एज वर्टिब्रे, और पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं वर्टिब्रल
कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोन्स होती है ना वो बेटा अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि प्रोसिलस, ओबिस्थोसिलस, एम्फियोसिलस, हेट्रोसिलस और एसिलस। दो हमसे डिफरेंस सिर्फ प्रोसिलस और एम्फिसिलस का पूछा गया, बट आई वांट कि यहाँ पे हम सारे टाइप्स ऑफ वर्टेब्रे पहले देख लें। प्रोसिलस क्या होता है? द सेंट्रम ऑफ द वर्टेब्रे बियर कॉन्कैविटी इन द इंटीरियर एंटीरियर दैट इज फ्रंट एंड कॉन्वेक्सिटी इन द पोस्टीरियर। बेटा जो सेंट्रम होगा ना वर्टेब्रे का, उसमें क्या होगा, आगे की तरफ हमें कॉनकेव दिखेगा और पीछे की तरफ से हमें कॉन्वेक्स दिखेगा। तो बोन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ हमें इस तरीके से दिख रहा होगा। द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द वर्टेब्रे इन फ्रंट फिट्स इनटू द कॉन्कैविटी ऑफ द वर्टेब्रे बिहाइंड। अब ये क्या होता है, ये एक वर्टेब्रे हो गया, अब ये दूसरे के साथ कैसे फिट होगा, यहाँ पे दूसरा होगा। तो मतलब कि सेकेंड वाले की जो कॉन्कैविटी है उसके अंदर फर्स्ट वाले की जो कॉन्वेक्सिटी है वो फिल हो रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, तो ये इस तरीके से अरेंज होगी। ऐसा वर्टिब्रा किस में देखने को मिलता है? फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स में। ओपिस्थोसिलस, इट इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोसिलस वर्टिब्रे एज सीन। इट हैज कॉन्वेक्सिटी इन फ्रंट एंड कॉन्केविटी बिहाइंड। इसमें क्या होगा, आगे की तरफ कॉन्वेक्सिटी होगी और पीछे की तरफ कॉन्केविटी। तो आप देख सकते हो इसके कंपैरेटिवली ये बस पूरा ऑपोजिट लग रहा है। ऐसा किस में दिखता है? सैलमेंडर्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्फीसीलस। एम्फी का मतलब मिक्स होता है। सो द वर्टिब्रल सेंट्रम हैज कॉन्कैविटीज बोथ इन फ्रंट एंड बिहाइंड। यहाँ पे कॉन्कैविटी है, अंदर की तरफ कैविटी है दोनों साइड पे, मतलब कि ये वर्टिब्रा बेटा ऐसा है, ठीक है। द वर्टिब्रे अपीयर डम्बल शेप्ड इन लेटरल व्यू। जब इसको साइड से देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि ये डम्बल शेप है। इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द फिशेस, फ्यू सैलमेंडर्स एंड सिलिसियंस। नेक्स्ट आ जाता है हेट्रोसीलस। इससे पहले एक बार अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो आप देख सकते हो। प्रोसीलस एक तरफ से कॉन्कैविटी, एक तरफ से कॉन्वेक्सिटी, ऐसे ही बनाया था हमने, ठीक है। दूसरा वाला हमारे पास है ओपिस्थोसीलस। ओपिस्थोसीलस हमने बोला था उल्टा है, आगे की तरफ कॉन्वेक्सिटी और पीछे की तरफ कॉन्केविटी है। फिर आ जाता है एम्फीसीलस। एम्फीसीलस के अंदर हमें क्या दिख रहा है? दोनों ही तरफ से कॉन्केविटी दिख रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे हेट्रोसीलस और एसीलस के बारे में। The centrum of the vertebrae appear concave when seen from side to side and convex from above and downward and opisthosalus इन सैजिटल व्यू। मतलब यहाँ पे अगर हम व्यू चेंज करें ना, हेट्रो का मतलब ही होता है मिक्स, यहाँ पे ना हमें मिक्स दिख रहा है। अगर हम साइड से देखते हैं तो हमें लगता है कॉनकेव है, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है कि वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। और मतलब ऊपर और नीचे से देखते हैं तो हमें लगता है कॉन्वेक्स है। अगर हम उसका सैजिटल व्यू देखते हैं तो हमें लगता है कि वो ओपिस्थोसीलस है। सो दे आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज सैडल शेप, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? सैडल शेप। These saddle-shaped vertebrae articulate together, allow extensive lateral and dorsoventral rotation. ये एक दूसरे के साथ अच्छे से फिट हो जाते हैं, आर्टिकुलेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से रोटेशन प्रॉपरली होती है, और ये प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में। नेक्स्ट आ जाता है बेटा ए सीलस। ए सीलस का मतलब जिसमें सीलस है ही नहीं, ए का मतलब बेसिकली विदाउट होता है। द सेंट्रम ऑफ दिस वर्टिब्रेट इज यूजुअली फ्लैट ऑन बोथ साइड्स विदाउट एनी बल्जिंग और डिप्रेशन। तो इसमें ना तो कोई कॉन्केविटी है ना कॉन्वेक्सिटी, और ऐसा मिलता है वर्टिब्रेट्स में। हेट्रोसीलस के अंदर हमने यही बोला कि कभी हमें वो देखने में कॉन्केव लग रहा है, कभी हमें वो दूसरे व्यू से देखेंगे तो हमें कॉन्वेक्स लग रहा है, और सैजिटल व्यू से देखेंगे तो हमें ओपिस्थोसेलस लगता है। ओपिस्थोसेलस मतलब कि ऐसा लगेगा, ठीक है। और ए सीलस में हमने कहा दोनों जो साइड्स हैं वो फ्लैट होती है। तो अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। मेन क्वेश्चन था प्रोसीलस और एम्फीसीलस में डिफरेंस। प्रोसीलस वर्टिब्रे हैव कॉनकेव एंटीरियर, कॉन्वेक्स पोस्टीरियर। एम्फीसीलस में उल्टा हो जाता है, कॉनकेव एंड्स होते हैं दोनों तरफ। अच्छा सॉरी, इट वाज एम्फीसीलस। तो दोनों तरफ जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉनकेव एंड। प्रोसिलस में कॉनकेव एंटीरियर, कॉन्वेक्स पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन रेप्टाइल में होता है, एम्फीबियंस में होता है और कुछ फिशेस में होता है। द कॉनकेव एंटीरियर कॉन्वेक्स पोस्टीरियर सर्फेस अलाउ फॉर लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट और स्टेबलाइज करते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। वेयर एज एम्फीसीलस में, एम्फीसीलस की अगर आप पिक्चर देखो तो वो ऐसी थी जिसमें दोनों साइड से कॉनकेव होता है। कॉनकेव ends on both the anterior and posterior surface, fishes में होता है, कुछ amphibian में होता है। The concave end on both the sides allow for more movement and flexibility in the vertebral column, जो कि swimming में help करती है aquatic organisms को, ठीक है। Again, this is a difference. If you want, you can take the screenshot. Next question पे आ जाते हैं बेटा। Describe the various digestive glands present in mammals. अब हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा गट है, उसके साथ मेन तीन तरीके के एंजाइम्स होते हैं। एक होते हैं ओरल, जो माउथ में होते हैं, विच आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड।
नेक्स्ट है लिवर और इसके साथ एक एसोसिएटेड ग्लैंड दैट इज गॉल ब्लैडर और तीसरा आ गया पैनक्रियास। तो ये मेन 3 ग्लैंड है जो एसोसिएटेड है हमारे डाइजेशन के साथ। ओरल ग्लैंड्स की बात करें तो द एपिथेलियम ऑफ बकल कैविटी कंटेन रिच सोर्स ऑफ सेल्स व्हिच सेक्रेट म्यूकस एंड सेरस फ्लूइड। मतलब कि हमारी बकल कैविटी में बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो म्यूकस सेक्रेट कर रहे हैं और सेरस फ्लूइड सेक्रेट कर रहे हैं। दीज सेक्रेटरी सेल व्हेन क्लस्टर्ड टुगेदर एंड एम्प्टी देयर सेक्रीशन वाया कॉमन डक्ट आर कॉल्ड ओरल ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब ही होता है बेटा सेल्स या ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच कलेक्टिवली वर्क टुगेदर एंड रिलीज समथिंग। जो कुछ भी चीज रिलीज कर रहे हैं ना, बना के सेक्रेट कर रहे हैं, वो ग्लैंड है। Secretion from most these glands in addition to lubrication of food help in maintaining healthy oral membrane। एक तो ये lubricate कर रहा है फूड को, ये हमारी oral membrane माउथ की membrane को जो है हेल्दी रखता है, प्रोटेक्टिव वे में रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन्स को और इनिशिएट करता है डाइजेशन को। तो बेसिकली लुब्रिकेट कर रहे हैं, हेल्दी रखते हैं क्योंकि गुड बैक्टीरिया रहे बैड बैक्टीरिया ना रहे, इसके लिए भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन्स को और हमारी डाइजेशन को स्टार्ट करता है। द मोस्ट कॉमन ओरल ग्लैंड इन मैमल्स आर सलाइवरी ग्लैंड। दे आर यूजुअली 3 प्राइमरी पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। ठीक है, मैंडिबुलर को सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी में भी आते हैं वो। तो बेसिकली 3 पेयर्स में कौन से हो गए, मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। इनका काम क्या है, दे फॉर्म सलाइवा जो कि माउथ में ऐड होगा। डक्ट फ्रॉम द मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स रन एंटीरियरली एंड रिलीज सिक्रीशन इनटू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। तो जो मैंडिबुलर ग्लैंड है और जो सबलिंगुअल लिंगुअल ग्लैंड है वो माउथ के फ्लोर में, मतलब टंग, अगर यहाँ पे टंग है तो टंग के नीचे से सिक्रीशन रिलीज कर रहे हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड है वो बकल कैविटी के रूफ पे होता है, मुंह में ऊपर की तरफ होता है अंदर, और वो रूफ से जो होते हैं वो सलाइवा और सेक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। इन डॉग्स, कैट एंड सम कार्निवोर्स अ zygomatic ऑर्बिटल ग्लैंड इज आल्सो प्रेजेंट। डॉग्स, कैट और कुछ कार्निवोर्स के अंदर एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं zygomatic ग्लैंड। यूजुअली beneath the zygomatic arch, like these digestive secretions, saliva contain mucus, salt, protein and few enzyme, मोस्ट नोटेबली अमाइलेज। ज़्यादातर हमारे सलाइवा में क्या होता है, म्यूकस होता है, सॉल्ट्स होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन मेनली क्या है, एक एंजाइम है दैट इज अमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू करता है। और सलाइवा का मेन काम स्टार्च की डाइजेशन है और दूसरा वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ फूड में। ठीक है, मतलब लुब्रिकेशन ऑफ गट में, इजी स्वेलोइंग में। नेक्स्ट आ जाता है लिवर। लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। अर्ली इन फीटल लाइफ द लिवर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज एंड लेटर इट इज इन्वॉल्व इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड ब्लड सेल्स। ये सबसे बड़ा ग्लैंड है लिवर के। हमारी बॉडी में बहुत 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 सारे फंक्शंस हैं। लिवर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है आरबीसीज की प्रोडक्शन में, और लेटर लाइफ में जब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, अडल्टहुड आता है, उसके बाद हमारे जो ओल्ड आरबीसीज है, क्योंकि हमें पता है कि आरबीसी की लाइफ स्पैन 3 मंथ्स होती है या 120 डेज होती है, सॉरी 4 मंथ्स होती है, 120 डेज होती है। तो 120 डेज के बाद उनके सेनेसेंस में भी कौन हेल्प करता है, लिवर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स और मेन डिवीजन। लिवर की मेनली 2 डिविजन या 2 लोब्स हम बोल सकते हैं, कंप्लीटली सेपरेटेड बाय वन अनदर बाय अ फिशर टर्म द अम्बिलिकल। तो इनके बीच में फिशर, जो बीच में जो सेपरेशन वाली वॉल है, उसको हमने क्या बोल दिया, फिशर या अम्बिलिकल, ओइंग टू इट्स मार्किंग द पोजिशन ऑफ द फीटल अम्बिलिकल वेन। थ्रू आउट लाइफ लिवर का काम क्या है, डिटॉक्सिफाई करना चीज़ों को, बॉडी से टॉक्सिन्स को या ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव करना। और मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स हैव अ गॉल ब्लैडर। इसके साथ एक एसोसिएटेड ग्लैंड होता है गॉल ब्लैडर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैमल्स में प्रेजेंट होता है। When it is present, it is attached or embedded in the right central lobe of the liver. The gallbladder is absent in cyclostomes, काफ़ी birds, mammals, etc. अब लिवर का मेन काम क्या है, लिवर का काम है बाइल बनाना। बाइल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेपाटोसाइट्स, मतलब कि लिवर। बाइल जो होगा वो बाइल डक्ट्स के थ्रू कहाँ पे जाएगा, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का काम हम बार बार बोल रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि गॉल ब्लैडर जो है वो लिवर के साथ एक एसोसिएटेड ग्लैंड है। क्यों बेटा, क्योंकि लिवर जो भी सिक्रेशन बना रहा है, लिवर जो भी बाइल जूस बना रहा है, वो टेम्परेरली गॉल ब्लैडर में जाके ही स्टोर होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जब रिक्वायर्ड होगा तब वो डिओडेनम में, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, तो लिवर से वो जो एंजाइम है वो कहाँ जा रहे हैं, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से वो कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की बिगनिंग को हम क्या बोलते हैं, डिओडेनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जा रहे हैं। अब बाइल का काम क्या होता है, इमल्सिफाई करना फैट को या ब्रेक करना उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में। तो बेसिकली वो बिग फैट मॉलिक्यूल को
स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं। कौन ब्रेक करता है? बाइल जूस, ठीक है। और बाइल टेम्परेरली कहाँ पे स्टोर हो रहा था? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा था। Carbohydrate, protein, fats are stored and metabolized in the liver. The liver is one of the most heavily vascularized organ of the body, being supplied with arterial blood via the hepatic artery. Hepatic artery के थ्रू इसको ब्लड मिलता है और ये बहुत रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल से, और ये फैट्स को तो डाइजेस्ट करता है लेकिन उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइजेशन में भी हेल्प करता है। क्यों करता है? कैसे करता है? क्योंकि लिवर के अंदर जो बाइल जूस प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर है बेटा बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं? एसिडिक फूड को चेंज कर देते हैं अल्कलाइन में, जिसकी वजह से इनकी डाइजेशन और फास्ट हो पाती है, ठीक है। हाउएवर इट इज सप्लाइड विद वेनस ब्लड वाया हेपेटिक पोर्टल वेन विच ये दिस इज नॉट अबाउट द फंक्शन, सो यू कैन स्किप इट। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होते हैं, इन एम्ब्रियो द डेवलपमेंट ऑफ द पैनक्रियाज इज क्लोजली एसोसिएटेड विद लिवर डेवलपमेंट। पैनक्रियाज अराइजेस फ्रॉम टू अनपेयर्ड डाइवर्टिकुला। हमारी बॉडी के अंदर जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस टाइम पे हम ये नाम पढ़ते हैं डाइवर्टिकुला। तो पैनक्रियाज अराइज होता है दो अनपेयर्ड डाइवर्टिकुला से, द डोर्सल पैनक्रियाटिक डाइवर्टिकुलम अबट डायरेक्टली फ्रॉम द गट एंड द वेंट्रल पैनक्रियाटिक डाइवर्टिकुलम पोस्टीरियर बर्ड ऑफ हेपेटिक डाइवर्टिकुलम। बेसिकली अगर हम पैनक्रियाज के फंक्शन में आए तो पैनक्रिया क्या कर रहा है? पैनक्रिया रिलीज करता है बेटा पैनक्रियाटिक जूस डाइजेशन में। और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर तीन एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिनोजन, एक होता है अमाइलेज और एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिनोजन का काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, विच इज कन्वर्टेड इनटू द इंटेस्टाइन इनटू एक्टिव प्रोटीज ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये पहले किस में चेंज हो जाएगा? ट्रिप्सिन में चेंज होगा। तो ट्रिप्सिनोजन अगर ट्रिप्सिन में चेंज होगा और उसके बाद वो किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। अमाइलेज किसको डाइजेस्ट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेज किसको डाइजेस्ट कर रहा है? फैट को। तो बेसिकली पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के थ्रू, और इसी के लिए अभी हमने पढ़ा था ना कि लिवर अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है, वो इसी के लिए, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में ही काम कर सकते हैं, ठीक है। Embedded in the pancreas are small pancreatic islet, that is islet of Langerhans, that produce hormone. उसके अलावा बेटा पैनक्रियाज का ना एंडोक्राइन फंक्शन भी है, ये कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा? ग्लूकागॉन। तो बेसिकली ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, जो ब्लड शुगर लेवल होता है, उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, वी लेफ्ट वन ग्लैंड, एक ग्लैंड हमारा छूट गया। डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? स्टमक में, ठीक है। इसमें से एंजाइम प्रोड्यूस होता है पेप्सिन, जो कि किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। किसमें? पेप्टोन्स में। उसके अलावा देर आर सम ऑर्गेनिज्म या इन्फेंट्स के अंदर एक एंजाइम और प्रोड्यूस होता है रेनिन, जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और मिल्क की कर्डलिंग में हेल्प करता है। लेकिन अडल्टहुड में ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट, गिव द फंक्शंस ऑफ द जेनिटल सिस्टम ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के जो जेनिटल सिस्टम है उनका काम क्या है? जेनिटल सिस्टम होते क्या है? जेनिटल सिस्टम का मतलब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि मेडअप होते हैं मेनली गोनाड्स, गोनोडक्ट्स और जेनिटल ओपनिंग से। तो गोनाड्स जो है मतलब कि टेस्टिस और ओवरीज, टेस्टिस एंड ओवरीज। गोनाड्स का ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल, मतलब कि हमारी जो तीन जर्म लेयर्स हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, उसमें से जो गोनाड्स हैं उनकी फॉर्मेशन कौन से ओरिजिन से हुई? मीजोडर्म से। गोनाड्स, मेल में जो गोनाड्स है दैट इज टेस्टिस, फीमेल में जो है वो ओवरीज। टेस्टिस एंड ओवरीज दोनों का काम क्या है? गैमीट्स प्रोड्यूस करना और हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, और इसीलिए हम इनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। In females, the reproductive ducts called the oviducts open separately to the outside, and as in males, the reproductive ducts called the vas deferens join the excretory duct to emerge as opening, termed as urogenital opening. अब जहाँ पे ओवरीज होती हैं, ओवरीज कनेक्टेड होती हैं ओविडक्ट से, ठीक है, और ओविडक्ट ओपन होती है आउटसाइड की तरफ एक ओपनिंग से, ठीक है। और सिमिलरली मेल्स में भी क्या होता है? जहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टिस से कुछ डक्ट्स, कुछ ट्यूब्स हैं जो कैरी कर रही हैं स्पर्म्स को, और कहाँ तक वो लेटर ऑन आके ज्वाइन कर देती हैं? यूरिनरी पैसेज।
फंक्शंस ऑफ जेनिटल सिस्टम, द प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो गैमीट की प्रोडक्शन होता है, जैसे कि स्पर्म और एग बनाना। तो मेल की बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, फीमेल की बॉडी में एग प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा दूसरा काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल की बॉडी में कौन से प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल की बॉडी में कौन से प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन। ठीक है। So female genital is different from that of male. It is specialized for the retention of female genital में काम क्या है, egg produce करना, egg को रखना, fertilize egg की भी development होती है female body के अंदर, और फिर embryo की development होती है। Gonad secrete sex hormones which are steroid in chemical nature. Male hormone secreted by the testes is testosterone. Female hormone जो होता है वो estrogen और प्रोजेस्टेरोन। द सेक्स हार्मोन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो भी प्यूबर्टी एसोसिएटेड चेंजेस आते हैं वो इन हार्मोन्स की वजह से ही डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ किडनी विद द हेल्प ऑफ वेन लेवल डायग्राम। तो बेटा ये टॉपिक हमने कवर करा हुआ है अंडर सक्सेशन ऑफ किडनी। ठीक है, सक्सेशन ऑफ किडनी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। So with this, I end up today's video. Thank you for watching. Hope you will find it useful. All the best for your exam. और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।